तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। दोस्तों, हम लोग आरसीसी का स्टडी कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो इंट्रोडक्शन था। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसे कार्यकारी प्रतिबल विधि बोला जाता है। इस चैप्टर के भी हम लोगों ने 2 लेक्चर ठीक है कंप्लीट कर लिए हैं। उन 2 लेक्चर में हम लोगों ने 4 टॉपिक्स, इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 टॉपिक्स ठीक है कंप्लीट कर लिया है। जिसमें कि जो कि इसके 2 लेक्चर बने थे 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करने में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का, ठीक है। और 2 टॉपिक्स बचे हैं, और दोनों टॉपिक्स को हम लोग इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। चूँकि वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में चूँकि जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। और क्या है कि बेस्ट फार्मूला यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है ठीक है, उनको हम देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ठीक है, उनको भी हम इसी लेक्चर में ठीक है कवर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चार टॉपिक्स को पढ़ लिया है। पहला टॉपिक था हमारा ये, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा टॉपिक है, ठीक। इन चारों टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अपना 5वां टॉपिक्स और 6वां टॉपिक्स। 5वां और 6वां है क्या हमारा, एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा दे दूँगा, उसके बाद तब मैं आपको लेके चलता हूँ 5वें 6वें टॉपिक्स की तरफ। अब देखिए 5वां टॉपिक हमारा है एनालिसिस ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम, जिसे हिंदी में बोला जाएगा एकल प्रबलित कंक्रीट धरण का विश्लेषण, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। इसके अंदर 5वां टॉपिक जो है, इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं। पहला हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी बल शून्य रेखा की गहराई। दूसरा है पॉइंट हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील, इस्पात की प्रतिशत मात्रा। और तीसरा पॉइंट हमारा लीवर आर्म, जिसे उत्तोलक भुजा बोला जाता है। और चौथा पॉइंट हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण। और लास्ट और आखिरी हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ बीम, यानी कि धरण की श्रेणियाँ, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को पढ़ लिए अभी 2 लेक्चर में, ठीक। ये हमारा लास्ट और आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी कि हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें से जो थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, और जो डेरिवेशन है, फार्मूला है, इसी चैप्टर में सबको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चूँकि ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका एक लेक्चर आएगा चूँकि जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में आपको दिक्कत होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी 5वें टॉपिक की तरफ, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी पूर्वक मिल सके। तो देखिए हमारा टॉपिक नंबर 5 क्या है, एनालिसिस ऑफ, एक मिनट, हाँ, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसे हिंदी में बोला जाएगा एकल प्रबलित धरण का विश्लेषण। एनालिसिस यानी होता है विश्लेषण, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को ही समझ लेते हैं क्या होता है। ये फिगर आपके सामने है, फिगर को हम एक 1 बाय 1 करके सब सारी चीज़ों को समझेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। चूँकि डायग्राम हमारा रहेगा, मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा बीम ले रहा हूँ, ठीक है। आप सभी ने बीम देखा होगा, ठीक है, और सोम में भी आप पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। मैं 3D फॉर्म में इस बीम को ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर कार का यानी कि आयताकार है, ठीक। बीम का जो क्या नाम है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है बीम का, ठीक है, यहीं पे होता है। ये मान लीजिए बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक। ये सबसे पहले हम लोगों ने एक बीम लिया है सिंपल वाला, और इसका बीच में न्यूट्रल एक्सिस है, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उसके ऊपर जो होता है वो कंप्रेसिव जोन होता है, सबको पता है,
और नीचे वाला जो जोन होता है ये टेंशन जोन होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। बस मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए इस बीम की, ठीक है, मैं एक बार हटा दूंगा और फिर मैं एक बीम बना रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा वो हो गया था। ये बीम है आपका, ठीक है। और इस बीम की मैंने जो बेसिक चीज़ें बनाई है बताई है, उसका भी बेहद बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, मैं बना रहा हूँ जल्दीबाजी में। ठीक, तो मान लीजिए बीम की लंबाई चूंकि यल है, ठीक, बीम की लंबाई यल है और इसकी जो चौड़ाई है वो बी है। बीम की चौड़ाई कितनी है? बी है। और बीम का जो डेप्थ है, डेप्थ को मान लीजिए कैपिटल डी है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा? समझ में आया होगा, ठीक है। लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और डेप्थ इसका डी है। मान लीजिए कोई सेक्शन है बीम का, इस साइड का वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे उसी को लिया गया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेक्शन ही लिया गया है, अभी किसी बीम का एक सेक्शन ही लिया गया है और कुछ नहीं है वो। तो चूंकि ये बीम का सेक्शन है तो जिसके कारण इसकी लंबाई तो चली गई है, इसलिए यहाँ पे चौड़ाई है और डेप्थ है। यहाँ पे देखिए कैपिटल डी आपका डेप्थ दिखाया है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि यहाँ इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बीम का एक सेक्शन लिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि सिंगली रेनफोर्सेड बीम होता क्या है। ठीक, सिंगली रेनफोर्सेड बीम क्या है? तो आपको पता है कि हमारा बीम है, बीम का न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर का जो जोन होता है वो कंप्रेसिव जोन होता है, ठीक है, जिसकी संपीड़न सामर्थ्य अधिक होती है और उसमें टेंशन सामर्थ्य जो थी कम होती है नीचे वाले में। ठीक, जिसका टेंशन यानी कि टेंसाइन जोन है, ठीक है, टेंशन जोन है, एक कंप्रेसिव जोन है। ऊपर वाला जोन जो हमारा है कंप्रेसिव जोन है और नीचे वाला जो जोन है वो हमारा टेंशन जोन है। ठीक है, तो टेंशन जोन जो वीक होती है इसको मजबूत करने के लिए, ठीक है, इसमें हम लोग स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्टील बोलते स्टील का छड़ है या स्टील की सरिया बोल सकते हो, इसमें प्रोवाइड लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टील की प्रोवाइड लगा देने से यानी इसमें प्रोवाइड कर देने से इसकी जो सामर्थ्य होती है वो बढ़ जाती है टेंशन जोन की। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे दो जोन है, कंप्रेसिव जोन है और टेंशन जोन है। ठीक है, आपको पता है टेंशन जोन में ही स्टील की सरिया प्रोवाइड की जाती है, यानी कि लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो टेंशन जोन है इसमें हम लोग माइल्ड स्टील या किसी भी मतलब सरिया यानी छड़ यानी कि सरिया प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो एक ही जोन में प्रोवाइड हो रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो आप इसको आम भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो कि जब किसी भी बीम के सेक्शन में हम केवल एक ही जोन में, या बोल सकते हो क्वेश्चन में लिख सकते हो टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। समझ में आया कि मतलब बीम के दो सेक्शन हैं, दो सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में यानी कि टेंशन जोन में, ठीक है, जब हम किसी भी बीम के, ऐसे लिखो, जब हम किसी भी बीम के सेक्शन में केवल एक ही जोन में, ठीक है, स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगली रेनफोर्स। यानी एक ही जोन में, दो जोन है, कंप्रेसिव जोन और टेंशन जोन, जिसमें से हम लोग सिर्फ टेंशन जोन में, ठीक है, जब क्या नाम है कि स्टील प्रोवाइड करते हैं स्टील, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंगली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और जब दोनों जोन में, ठीक है, दोनों जोन में स्टील को प्रोवाइड किया जाएगा, इस जोन में भी इस जोन में, तब क्या बोला जाएगा इसको? डबली सिंगल, डबली, यहाँ पे डबली हो जाएगा, DOUBLY जो होता है, डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। ठीक है, जिसके टेंशन जोन में यानी कि एक ही जोन में स्टील प्रोवाइड किया जाता है वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ पॉइंट है जिसको हम समझते हैं, जैसे हमारा क्लियर कवर है और इफेक्टिव कवर है। इनको समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। आप लोगों ने विशेष तौर पे बीम को कहीं अपने घरों में या फिर भौतिक रूप से बहुत जगह आप लोगों ने बीम को देखा होगा। ठीक है, तो चूंकि जो बीम होता है हमारा, बीम में ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होता है वो हमारा कौन सा जोन होता है? टेंशन जोन होता है। तो टेंशन जोन में ही हम लोग क्या स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ जो की वीक होती है, तो जो हम लोग माइल्ड स्ट्रेंथ जो छड़ प्रयोग किया था, जो सरिया वो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसके जो हमारा ये सरफेस होता है बीम का,
ठीक है, इस पे थोड़ी किया जाता है। मान लीजिए बीम का सरफेस है, तो बीम के सरफेस पे आप थोड़ी इसको नहीं प्रोवाइड करोगे स्टील को, क्योंकि इसलिए नहीं इसको मतलब स्टील को इसलिए सरफेस पे यानी कि कंक्रीट के सरफेस पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि बाहरी वातावरण जैसे हवा दुष्प्रभाव वगैरह वगैरह जब वातावरण में परिवर्तन होता है, ठीक है, उनसे यदि हमारा कंक्रीटिंग जब यदि खुदर कर गिर जाती है, वैसे भी किसी मैटर से यदि कंक्रीट गिर जाती है तो आपका स्टील दिखने लगेगा। और जब स्टील दिखने लगेगा, जब वायु के संपर्क में आएगा तो बहुत तेजी से जंग लगता है स्टील पे। आपको पता होगा कि स्टील यानी कि छड़ पे जो सरिया होता है उस पे बहुत तेजी से जंग लगता है, तो जंग लगने के कारण क्या होता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम लोग, ठीक है, स्टील को प्रोवाइड करते हैं यानी किसी बीम में जब इसको लगाते हैं, तो जो मान लीजिए ये बीम है, इसका जो सरफेस है इससे थोड़ी सी ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऊंचाई पर ही बीम इतनी स्टील को प्रोवाइड करते हैं बीम में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि जो जो हिस्सा बचता है, ठीक है, बीम के नीचे का जो हिस्सा बचता है, यानी वो कवर का काम करता है, तो कवर यानी कि कवरिंग यानी ढकता है उनको। ठीक है, यानी कि ऐसा लगाते हैं कि जो हमारा छड़ है, ठीक है, ढका रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टूटे फूटे तो हमारा छड़ दिखाई देने लगे, यानी कि ऐसे लगाते हैं जिससे कंक्रीटिंग उसमें क्या होती है, कंक्रीटिंग एक कवर का काम करे, ढका रहा है। ठीक है, तो वो जो कवर होता है, वो कवर कितने प्रकार के होते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कवर, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर, तो इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप सर्वप्रथम देख रहे हैं कि एक स्टील है, मान नहीं लीजिए स्टील है ही। ठीक है, स्टील यहाँ पे लगाया गया है टेंशन जोन में। ठीक है, टेंशन जोन है, उसमें स्टील प्रोवाइड किया गया है। और ये जो है बॉटम सरफेस है, ये बीम का बॉटम सरफेस निचला हिस्सा है। ठीक है, तो और ये क्या है, यह हिस्सा जो है वह स्टील का निचला हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टील का बॉटम सरफेस, ठीक है, स्टील का बॉटम सरफेस, और एक मिनट इसी में वो हो गया, स्टील का बॉटम सरफेस और कंक्रीट का बॉटम सरफेस या बीम का बॉटम सरफेस। ठीक है, दोनों की जो बीच की दूरी होती है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लियर क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। ठीक है, जिसे हिंदी में शुद्ध आवरण कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए दूसरा आपका, इसको समझ में क्लियर कवर क्या होता है, यानी कि आपका जो बीम होता है, ठीक है, उसके उसके बॉटम सरफेस स्टील के बॉटम सरफेस के बीच की दूरी को हम लोग क्लियर कवर कहते हैं। इसको नॉमिनल कवर के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में शुद्ध आवरण कहा जाता है। ठीक, आपका दूसरा है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर यानी प्रभावी आवरण। प्रभावी आवरण क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। प्रभावी यानी कि प्रभावी आवरण जो कि होता है, उसको बोला जाता है कि मान लीजिए बीम है तो बीम का जो यानी कि सेंटर है, ठीक है, इसके सेंटर से, ठीक, और इसके सेंटर से और बीम के, ठीक है, बॉटम सरफेस से, स्टील के सेंटर से और बीम के बॉटम सरफेस के बीच की दूरी को हम लोग इफेक्टिव कवर यानी कि प्रभावी आवरण कहते हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जाने कहाँ से आया है, ये एक सेक्शन के रूप में था, सेक्शन से आया। दूसरा बात में हम लोग समझे हैं कि मतलब जो बीम होता है इसके ऊपर कंप्रेसिव जोन होता है, नीचे टेंशन जोन होता है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उसके ऊपर कंप्रेसिव जोन और नीचे टेंशन जोन। यहाँ तक समझ में आ गया। टेंशन जोन में हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपको समझ में आया। ठीक, और क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर इसके बारे में हम लोग समझे, और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में जाने, इसकी डेफिनेशन समझे क्या सिंगली रेनफोर्स्ड बीम किसे कहते हैं। ठीक है, जिसका जो मतलब एक ही जोन में, ठीक, स्टील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहा जाता है। ठीक है, बाकी आपको सब क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा एक बात यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हमारा स्ट्रेस डायग्राम इसे बोला जाता है। ठीक है, क्या कौन सा स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल आरेख बोला जाता है हिंदी में। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, इसका भी यूज है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, आपको हर एक चीज़ समझाया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड कि इन फ्यूचर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए है। ठीक है, और आपकी एग्जाम पॉइंट से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नॉमिनल कवर यानी कि यहाँ पे लिखा, यानी कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि नॉमिनल कवर का वैल्यू कितना होता है,
हर स्टेज हमारे जो स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, फाउंडेशन हो गया, तो उन्हीं के बारे में दिया। स्लैब में ठीक है क्लियर कवर या नॉमिनल कवर का मान कितना होना चाहिए, बीम में क्लियर कवर है या नॉमिनल कवर का मान कितना हो चाहिए, कॉलम में कितना हो चाहिए, तो फाउंडेशन में कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको जानना है कि मतलब इसमें कितना कितना क्लियर कवर की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लैब। ठीक है, आप लोगों ने घर देखा होगा, घर देखे हैं कि नहीं देखे, देखे होंगे। तो घर के ऊपर जो रहता है वो सतह क्या कहलाती है, वो सतह हमारी छत कहलाती है। ठीक है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल लैंग्वेज में इसे स्लैब बोला जाता है। ठीक, यानी कि छत। ठीक है, तो छत यानी कि जो छत होता है उसका क्लियर कवर जो होता है या नॉमिनल कवर बोल सकते हो, उसका 20 mm होता है। ठीक, और छत के नीचे क्या होता है, बीम होता है। छत छत के जस्ट नीचे बीम होता है। तो बीम का जो है नॉमिनल कवर या क्लियर कवर कितना होता है, 25 mm। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया होगा। उसके बाद बीम के नीचे क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम का ठीक है नॉमिनल कवर कितना होता है, तो अब स्लैब का दूना कर दो, कितना है दूना, 20 है, तो 20 का दूना कितना हो जाएगा, 40। ठीक, तो यानी कि कॉलम का जो नॉमिनल कवर होगा वो 40 हो जाएगा। और फाउंडेशन का यानी कि नींव का, ठीक है, नींव का लिखा नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। नींव का जो कि नॉमिनल कवर होगा, अब बीम का दूना कर दो, यहाँ पे स्लैब का दूना हुआ है, तो कॉलम का मिला है, बीम का दूना करोगे तो आपको फाउंडेशन का मिलेगा। तो 25 से 25 mm का आप दूना करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 mm। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, नॉमिनल कवर स्लैब में कितना होगा, स्लैब के लिए नॉमिनल कवर की वैल्यू, बीम में नॉमिनल कवर की वैल्यू, कॉलम में नॉमिनल कवर की वैल्यू, और फाउंडेशन में नॉमिनल कवर की वैल्यू। ठीक है, अब लोग जान गए कि कितना किस में होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा यहाँ पे डी की वैल्यू कुछ समझने के लिए दिया है। यहाँ पे आप समझ लीजिए। वो सीट कहाँ गया यार, पीडीएफ कुछ और दब गया। कोई नहीं, मैं आपको डी की वैल्यू समझा दूंगा, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू। ठीक, देखिए डी बराबर है कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। ठीक है, कैपिटल डी है क्या, टोटल डेप्थ है। ठीक है, टोटल डेप्थ मैंने आपको एक छोटा सा बीम ऐसे बना कर दिखाया हूँ, और उसका सेक्शन मैंने जब बताया तो इसी में मैंने आपको दिखाया कि ये टोटल डेप्थ है, कैपिटल डी। ठीक है, तो आपका टोटल जो यहाँ पे ये डी जो हो जाएगा वो टोटल डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और जो स्मॉल डी है हमारा, ठीक है, वो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। तो जब आप टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को घटाओगे ना, तो आपका इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा, यानी कि स्मॉल डी, यानी कि कैपिटल डी में से जब इफेक्टिव कवर को माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा, ठीक है, तो स्मॉल डी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, इस सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। और जब इफेक्टिव कवर ना दिया हो, ठीक, मैं एक बार आपको यहाँ पे चित्र दिखा देना चाहूँगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये है आपका स्मॉल डी। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, इधर इधर मेंशन किया गया है, मैं अभी आपको सब सारा पॉइंट दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल डी है, और उसके बाद इफेक्टिव कवर। ठीक है, यहाँ पे जब इफेक्टिव कवर 9 दिया हो, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, 9 दिया हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए उसका भी फार्मूला है। जब इफेक्टिव कवर नहीं दिया रहेगा तब, तो क्लियर कवर जो आपका ऊपर जो था, क्लियर कवर प्लस 5/2, तो 5/2 हम लेते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टील है, स्टील के व्यास की आधी दूरी को हम 5/2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे देखिए 5/2 स्टील के व्यास की आधी दूरी है। ठीक है, तो आपका इफेक्टिव कवर निकल के सामने आपके आ जाएगा। कोई दिक्कत है था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए जो वैल्यू यहाँ पे है, कुछ वैल्यू है जो दी गई है, वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए बी बराबर यहाँ पे जो था और धरण की चौड़ाई थी, उसके बाद डी बराबर क्या था, धरण की प्रभावी गहराई है। कैपिटल डी क्या है, धरण की संपूर्ण गहराई है, एम जो है मापांक अनुपात है। ठीक है, टोटल डेप्थ है, और ये क्या है, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, और ए एस टी यानी कि तनन में इस्पात का क्षेत्रफल जिसे बोला जाएगा, इंग्लिश में एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ए एस टी का फुल फॉर्म। सिग्मा एस टी प्रीमिजिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन। सिग्मा सी बी सी प्रीमिजिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है, तो सब इम्पोर्टेंट टर्म थे, टर्म को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इनको देख लीजिएगा।
और एक बार फिर मैं आपको पूरा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, बिल्कुल सादा करके दिखा दूंगा। कोई यहाँ पे गोजा वगैरह वगैरह नहीं है, मतलब पेन नहीं चला गया है। अब एक बार देख लीजिए आप, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ आप देख लीजिए। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए हमारा इसी में था, आपको मैंने पहले दिखाया हूँ, ठीक है। इसी टॉपिक में 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, मैंने आपको दिखाया था पहले ही। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट शुरू हो गया एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में से। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट अब शुरू हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस यानी बल शून्य रेखा की गहराई। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए, बल शून्य रेखा की गहराई क्या होती है? ऐसी रेखा जिस पर बल की वैल्यू शून्य होती है। ऐसी रेखा जिस पर इसकी वैल्यू, बल की वैल्यू क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी बल शून्य रेखा कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ए है, यहाँ पे देखिए ए, डेप्थ ऑफ एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई। वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई? ठीक है, यानी कि 4 पॉइंट्स हैं। एनालिसिस ऑफ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम जो था उसमें 4 टॉपिक्स थे, 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट जिसमें से शुरू हो गया, समझ पा रहे हैं आप? पहला पॉइंट शुरू हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग बल शून्य रेखा को यहाँ पे डिफिनेशन था कुछ थोड़ा सा, तो इसको देखे हैं। और इसके भी प्रकार होते हैं, तो ये है 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक क्रिटिकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वाला यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई क्या होती है, तो इसका बस इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जब न्यूट्रल एक्सिस की गहराई, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस आप जानते हैं, बीम की न्यूट्रल एक्सिस की गहराई मोमेंट एरिया मेथड, किस चीज़ से? मोमेंट एरिया मेथड का उपयोग करके ज्ञात की जाती है। किस मेथड का? मोमेंट एरिया मेथड का उपयोग किया था, तो उसे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहते हैं, यानी कि वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई कहते हैं। जब कैसे? ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई कैसे मतलब उसका उपयोग कैसे ज्ञात किया जाता है? मोमेंट एरिया मेथड का उपयोग करके, ठीक है, ज्ञात की जाती है तब। तो यहाँ पे देखिए उदासीन अक्ष के परितः मोमेंट लेने पे, टेकिंग मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि उदासीन अक्ष के परितः मोमेंट लेने पे, टेकिंग मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा नीचे बन गया है, तो मैं पहले आपको फिगर दिखा दूंगा, तो जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फिगर है आपका, सेम फिगर वही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इससे नज़दीक कर दिया गया है और कुछ नहीं, बस हो गया। यहाँ आप देखिए फिगर हमारा, चूँकि टोटल डेप्थ हमारा कैपिटल डी था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, कोई दिक्कत, न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ पे है। ठीक है, बस यहाँ पे जैसे कि एक्चुअल यानी कि मान लीजिए यहाँ पे यक्स है ना, यहाँ से यहाँ तो ऊपर से दूरी, ऊपर से गहराई इसकी देखी जाएगी ना, तो यक्स यक्स माना जाएगा। तो यानी कि जैसे कि जब एक्चुअल यहाँ पे आपको देखा जाएगा, तो यक्स के स्थान पे ए का, ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे। और जब हम लोग वहाँ पे वो देखेंगे कि क्रिटिकल, तो यहाँ पे वहाँ पे यक्स के स्थान पे सी का प्रयोग किया था। तो बस यही है, अभी आपको पूरा टोटली समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं था, तो यहाँ पे देखिए, तो संपीड़न अक्ष के परितः मोमेंट लेने पर, जब हम लोग संपीड़न अक्ष के परितः मोमेंट लेंगे, तो कंप्रेसिव जोन का मोमेंट लिया जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिव जोन का मोमेंट बराबर होगा किसके? टेंशन जोन के मोमेंट से। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? जब आप उदासीन यानी कि न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, न्यूट्रल एक्सिस है ना, इसके अबाउट जब आप मोमेंट लेंगे, आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, जब इसके अबाउट अब जब आप मोमेंट लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा इस केस में? कंप्रेशन जोन का मोमेंट जो होगा, ठीक, कंप्रेशन जोन का जो मोमेंट होगा वह टेंशन जोन के मोमेंट के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप मोमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि यम 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 बराबर क्या होता है? यम बराबर होता है एफ गुणे डी, यानी कि बल गुणे दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स गुणे डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके एरिया के अबाउट लिया जा रहा है, यानी एरिया यहाँ पे यानी कि क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो यम बराबर क्या आ जाएगा? यम बराबर हो जाएगा ए गुणे यानी कि क्षेत्रफल, एरिया गुणे डी, ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, तो बल सॉरी क्षेत्रफल गुणे दूरी, तो इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए
क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कि 1 गुणे डी हो गया आपका। तो क्षेत्रफल पर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। छोटा छोटा मैं करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। लंबाई गुणे चौड़ाई, दूरी तो आपका दूरी ही रहेगा, ठीक। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई तो यानी कि बी गुणे एक्स, कंप्रेशन जोन का मोमेंट लिया जा रहा है यहाँ पे। तो कंप्रेशन जोन का मोमेंट एक बार फिर मैं आपको फिगर को दिखाऊंगा। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, तो लंबाई यहाँ पे देखिए एक्स से हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगा कंप्रेशन जोन का, बी हो जाएगा। तो यानी कि बी गुणे एक्स से मान रखा जाएगा, ठीक। और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी हो जाएगी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका सेक्शन है क्या, तो इसके यहाँ पे देखिए ये सेंटर है इसका, ठीक। तो जो सेंटर है, चूंकि सेंटर की आधी डिस्टेंस ली जाएगी, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स ए बाई टू हो जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, एक्स ए बाई टू हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल हो गया, 1 मिनट में यहाँ पे, हाँ सही है। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई में आपका बी गुणे एक्स ए हो गया, और दूरी में आधी डिस्टेंस ले लिया गया है। तो अब जब गुणा करोगे इसको तो बी हो जाएगा, और एक्स ए है, एक्स ए है, तो एक्स ए स्क्वायर बाई टू। यहाँ तक आपको ये वाला जिधर की वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए हम लोग राइट वाला देखते हैं, टेंशन जोन का क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी, वही क्रियाकलाप यहाँ पे भी किया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे दूरी। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है एम डॉट ए एस टी, ठीक है, एम डॉट ए एस टी गुणे डी माइनस एक्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्टील का जो एरिया है उसको लिए हैं, ठीक है, स्टील का जो क्षेत्रफल उसको लिए हैं। यहाँ पे इसके जो बगल में सब कंक्रीट है, तो कंक्रीट को नेगजिबुलर मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग सिर्फ स्टील का एरिया लिए हैं, तो एम डॉट ए एस टी आपका हो जाएगा, और गुणे डी माइनस एक्स है, यानी कि दूरी कितना होगा, डी माइनस एक्स है। तो मैं यहाँ पे फिगर को ज़्यादा, मेरा फिगर जूम आउट हो गया, तो फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी माइनस एक्स से कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से माइल्ड स्टील जो आपका स्टील है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है, ठीक है। तो डी में से जब यहाँ आधी दूरी एक्स है, तो डी में से जब एक से एक की दूरी घटाएंगे तो आपका, ठीक है, टेंशन जोन का दूरी डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। तो बस वही है और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे देखिए बी डॉट एक्स ए स्क्वायर बाई टू बराबर हो जाएगा एम डॉट ए एस टी डी माइनस एक्स है। तो ये फार्मूला आपका निकल के आ गया सामने, ठीक है। तो जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह है वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई का फार्मूला, ठीक है। इसका है वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई का फार्मूला है, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए एक बार इसको भी आप देख लीजिए, बिल्कुल सादे रूप में देख लीजिए। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बल शून्य रेखा की गहराई है, परिभाषा लिखा है, वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई है जब न्यूट्रल एक्सिस की गहराई मोमेंट एरिया मेथड का उपयोग किया जाता है ना, इसमें मोमेंट एरिया मेथड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए उदासीन अक्ष के परितः मोमेंट लिया गया है, ठीक है, बाकी फार्मूला रखा गया है। इस कंडीशन में जब लिया तो उदासीन अक्ष के परितः जब मोमेंट ले लिया जाता है, तो कंप्रेसिव जोन का मोमेंट और बराबर होता है किसके, टेंशन जोन के मोमेंट से। इतना याद रखिएगा और फिगर को बना लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा वी है, यानी कि हमारा पहला जो टॉपिक था इसमें, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बल शून्य रेखा की गहराई में, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा बी है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये था एक्चुअल, यानी कि डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी जो है वो आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, इसको आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल क्रिटिकल है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्चुअल था यानी वास्तविक था, यानी कि क्रांतिक बल शून्य रेखा की गहराई, यहाँ पे क्रांतिक बल शून्य रेखा की गहराई, लेकिन वहाँ पे क्या था, वास्तविक बल शून्य रेखा की गहराई, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार देखेंगे, अब देखिए डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि सी की, तो क्रांतिक बल शून्य रेखा की गहराई, तो इसका एक बार परिभाषा आप लोग देख लीजिए, डेफिनेशन क्या दिया है। जब न्यूट्रल एक्सिस है, यानी जो है न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, यानी उदासीन अक्ष है, जब न्यूट्रल एक्सिस की गहराई वर्किंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा सी बी सी एंड सिग्मा एस टी का उपयोग करके ज्ञात की जाती है, तो उससे सी एन ए यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, सी एन ए का फुल फॉर्म क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कहते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा।
जब Na की गहराई जो होती है वर्किंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा CbC या ST का उपयोग करके ज्ञात की जाती है, तो उसे ही CNA कहा जाता है। ठीक है, CNA की डेप्थ कहते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे जो चूंकि हम लोग जो फार्मूला वगैरह वगैरह जो देखेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम यहाँ पे देखिए प्रतिबल आरेख के द्वारा देखेंगे, जो कि हमारा यहाँ है। ठीक है, प्रतिबल आरेख। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्ट्रेस डायग्राम में, ठीक है, जो लीनियर जो लाइन है, लाइनिंग है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दो दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, पहला है, ये दूसरा है। सही से बन नहीं पाया तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज तो दिख रहा है कि यहाँ 2 त्रिभुज है, लेकिन सही से बन नहीं पाया तो ये त्रिभुज आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये आपस में त्रिभुज बराबर ही है। ठीक है, ये है सिमिलियर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज ये दोनों है। ठीक है, तो हम देखिए फ्रॉम सिमिलियर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज से। ठीक है, तो हम समरूप त्रिभुज से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ चलिए यहाँ पे देखिए इसको हम समरूप त्रिभुज से सॉल्व कर लेते हैं। सिग्मा CBC, यहाँ पे देखिए सिग्मा CBC बटे XC बराबर है सिग्मा ST बटे M बटे D माइनस XC। x वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक चिगल था तो XA का उपयोग कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या क्रिटिकल है तो XC का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार चित्र से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सिग्मा CBC जो है आपका, क्योंकि जो सिग्मा CBC है ना, यहाँ पे सिग्मा CBC बटे XC यानी एक कितनी दूरी पे लग रहा है, XC दूरी पे लग रहा है, तो यानी कि सिग्मा CBD बटे XC हो गया बराबर x, यानी ये कंप्रेसिव जोन में था हमारा, तो कंप्रेसिव जोन में हम लोग देख लिए। उसके बाद टेंशन जोन में देख लीजिए सिग्मा ST बटे M यानी कि ये मॉडुलर रेशियो है आपका सिग्मा ST। यहाँ पे देखिए सिग्मा ST बटे M बटे D माइनस XC की जब यानी कि D में से टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे। ठीक है, तो यानी कि टेंसाइन जोन की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिग्मा CBC बटे, ठीक है, यानी कि XC। उसके बाद आगे चलिए, आगे हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके हमको XC की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी? XC की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, सिग्मा CBC बटे XC हो गया। उसके बाद सिग्मा ST बटे M डॉट D माइनस XC यानी कि यह जो, ठीक है, सिग्मा ST है वो नीचे आ जाएगा M डॉट D माइनस XC। यहाँ पे देखिए गुणा हो गया तो MD बटे MXC। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा CBC, ठीक है, उसके बाद इससे कैलकुलेशन होगा, इससे कैलकुलेशन हुआ। तो ऐसे ही कैलकुलेशन करके, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो तुरंत आप आंसर ला दोगे, XC का मान निकाल दोगे तो आपका फाइनली आंसर आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, XC इसका फार्मूला हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू की जो मान होगा M सिग्मा CBC डॉट D, M सिग्मा CBC डॉट D। ठीक, और आपका जो नीचे हो जाएगा M सिग्मा CBC। देखिए ऊपर भी M सिग्मा CBC, लेकिन फर्क कितना है, यानी कि गुणे का चिन्ह है, D हो जाएगा। नीचे का M सिग्मा CBC प्लस है सिग्मा ST हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। XC और XC एंड XA की जो वैल्यू है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ देखिए कुछ है, यहाँ पे वी नोट दैट, यानी कि यहाँ पे देखिए ये नॉलेज के लिए है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप नॉलेज ले लीजिए। यहाँ पे डिजाइन फार्मूला के बारे में कुछ ज़्यादा तो हमारे LCM से दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए LCM से ज़्यादा हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो यानी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी समझ लीजिए। हम जानते हैं XC का फार्मूला क्या होता है, M डॉट सिग्मा CBC डॉट D और M सिग्मा C प्लस ST सिग्मा ST। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन फार्मूला को सॉल्व किया जा रहा है कुछ। अब देखिए M के स्थान पे हम लोग मॉडुलर रेशियो के बारे में अजम्पशन में ही पढ़ लिए थे। M के स्थान पे 280 बटे फार्मूला होता है 3 सिग्मा CBC। ठीक है, CBC होता है, तो यही है 3 सिग्मा। M के स्थान पे जो हमारा M है यहाँ पे 280 बटे 3 सिग्मा CBC रखा गया है, और सिग्मा CBC ऑलरेडी हमारा था ही, और गुणे D, तो यानी कि आपका सिग्मा C से सिग्मा CBC से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी M के स्थान पर वही रखा गया है, यहाँ पे भी कट जाएगा। बचेगा आपका फाइनली क्या है 280 बटे 3, 280 बचेगा ऊपर और 3, और गुण यहाँ पे D बच रहा है, यहाँ पे 280 प्लस सिग्मा ST। ठीक है, चूंकि आपके यहाँ पे फाइनली आंसर आ रहा है, बट क्या है हमको इसको डिजाइन फार्मूला में बदलना है, यानी कि छोटे रूप में बदलना है, तो इसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स सी यानी कि क्रिटिकल वैल्यू का मान रखा गया है, एक्स सी बराबर यहाँ देखिए पूरे वैल्यू यानी कि 280/3/280 प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, इन पूरे वैल्यू का मान हम लोग के मान रहे हैं, क्या के, और डी आपका ऑलरेडी है। ठीक है, तो के माना, चूंकि के की वैल्यू सिग्मा एस टी पर निर्भर करती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में सब बन सकते हैं क्वेश्चन। के की वैल्यू किस पर निर्भर करती है, सिग्मा एस टी पर निर्भर करता है। तो के डी यानी एक्स सी डिजाइन फार्मूला आपका निकल के कितना आ जाएगा, डिजाइन फार्मूला जो होगा एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के डी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट टेबल दिया है, हम इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में जानते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट टेबल, क्या दिया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, यहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ, तो जूम आउट नहीं जूम इन कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील एफ ई 250, माइल्ड स्टील है एम एस, और यहाँ पे देखो एफ ई 415 एच वाई एस टी स्टील है। ठीक है, यहाँ देखो हाई इल्ड स्टैंड डिफॉर्मेशन जो से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एच वाई एस डी एफ ई 500। सिग्मा एस टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा एस टी यानी कि कंक्रीट के लिए सेफ्टी ऑफ यानी कि सुरक्षा गुणांक कितना होता है, 1.78 होता है। ठीक है, आपको पता है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो सिग्मा एस टी का मान निकालने के लिए आप 250 करोगे और बटे 1.78 करोगे। ठीक है, तो आपका वैल्यू सिग्मा एस टी का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा 1, ठीक है 140 यानी कि 140। वैसे ही आप 415 में 1.78 से, ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे भाग करोगे तो 230 निकल के आ जाएगा, इसमें 275। तो के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप समझ लीजिए कि जैसे कि आपका ये फार्मूला दिया गया है ना, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जो आपका फार्मूला दिया गया है, इसमें आप क्या करोगे, डी की वैल्यू को छोड़ करके, ठीक है, बाकी वैल्यू यहाँ पे आपको क्या है कि सिग्मा एस टी जो है यहाँ पे सिग्मा एस टी, इसके स्थान पे आप 140, ठीक है 140 रखोगे तो आपका के का वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगा, यानी कि के की वैल्यू 0.39, ठीक है, आपके सामने निकल के आ जाएगा। और 0.28 इसको याद कर लीजिए, 0.28 के की वैल्यू हो जाएगी, या फीस, ठीक है, स्टील एफ ई 415 की वैल्यू के का वैल्यू 0.28 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, एफ ई 500 की। ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू जो है, चूँकि जब के की वैल्यू आपको पता है तो आप एक्स सी की वैल्यू ज्ञात कर लोगे। चूँकि आपको के की वैल्यू पता चल गया तो के यानी एक्स सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.39 डी हो जाएगा, 0.28 डी हो जाएगा। जब डी की वैल्यू पता रहेगी तो मल्टीप्लाई करोगे 0.39 से, डी की वैल्यू पता रहेगा तो आपका एक्स सी की वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत है था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, जितना भी पढ़ाया गया आपको अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा है उसी में एनालिसिस में ही था, दूसरा है परसेंटेज ऑफ स्टील यानी इस्पात की प्रतिशत मात्रा। इसको समझते हैं कि क्या है, इस्पात की प्रतिशत मात्रा क्या है। ये आप देखिए, 1 मिनट, क्या हो गया, रुक जाइए, बात सही है। यहाँ देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील यानी इस्पात की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, आपको कुछ नहीं है, आपको परसेंटेज क्वेश्चन आता होगा लगाने, परसेंटेज का सवाल लगाए होगे। ठीक है, वही चीज़ें इसमें करना और कुछ बाकी नहीं करना। पी बराबर क्या होगा, ए एस टी, ठीक है, ए एस टी बट्टे बी इंटू डी गुड़े 100% यानी कि 100%। ठीक है, वेन ए एस टी इज गिवन, जब ए एस टी की वैल्यू दिया गया हो, जब ए एस टी दिया गया हो तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, पी बराबर ए एस टी बटे बी डी गुड़े 100%। वेन ए एस टी इज नॉट गिवन, ठीक है, जब ए एस टी की नहीं दिया है, जब ए एस टी नहीं दिया है तब क्या करेंगे, तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 50x ए स्क्वायर एक्चुअल, ठीक है, यानी एक्चुअल वाला हम लोग एक्स की वैल्यू का
एक्चुअल जो वैल्यू रहेगी उसी को हम लोग रखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, एम डी और क्वेश्चन में डी माइनस एक्स है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा लीवर, लीवर आर्म यानी कि उत्तोलक भुजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तोलक भुजा है, इसको देख लीजिए उत्तोलक भुजा क्या होता है, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए उत्तोलक भुजा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है उत्तोलक भुजा। यहाँ पर देखिए लिखा है संपीड़न बल तथा तनन बल के बीच की लंबवत दूरी को लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। संपीड़न बल और तनन बल, ठीक है, हमारी कंप्रेशन जोन है ना, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, ठीक है, इनकी बीच की लंबवत दूरी को ही लीवर आर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, लीवर आर्म कहा जाता है, यानी कि उत्तोलक भुजा कहा जाता है, ठीक। इसी को ही क्या कहा जाता है, उत्तोलक भुजा कहा जाता है, ठीक है। तो आप इस फिगर को आप बना लीजिएगा। फिगर बहुत टफ नहीं है, फिगर वही हम लोग यूज करते आ रहे हैं, बस इतना याद रखिएगा। संपीड़न बल और तनन बल इनके बीच की लंबवत दूरी को ही स्टील आर्म कहते हैं, सॉरी लीवर आर्म कहते हैं, और इसे, ठीक है, स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, जेड बराबर डी माइनस एक्स बाई 3। कोई दिक्कत है तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ फार्मूला है, उन फार्मूलों को हम लोग देख लेते हैं। डिजाइन फार्मूला करके दिया है, फार्मूला में क्या लिखा है, डिजाइन में यहाँ देखिए जेड बराबर डी माइनस के डी, यानी कि एक्स के स्थान पे आप लोग अभी पढ़े हो एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, या क्रिटिकल वैल्यू में आप लोग पढ़े हो के डी, ठीक, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, बस वही एक्स के स्थान पे के डी का प्रयोग किया गया बाई 3 और 1 माइनस, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखो, जब आप डी कॉमन कर लोगे, डी जो है कॉमन कर लोगे तो 1 माइनस के बाई 3 इंटू डी बचेगा, कुछ नहीं था तो 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस के बाई 3 के स्थान पे हम लोग जे का प्रयोग किए हैं, किसका, जे का। तो यहाँ पे देखो जेड बराबर स्मॉल जेड बराबर, ठीक है, जे डी हो जाएगा। ये है आपका डिजाइन फार्मूला, आपके सामने निकल के आ रहा है। कुछ यहाँ पे टेबल बनाया गया है, टेबल को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। या फिर 250 है, ठीक है, स्टील के ग्रेड है, के की वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है, और जे की वैल्यू कहाँ से निकलेगा आपको पता है, ये जे की वैल्यू 1 माइनस के का वैल्यू इसमें रखोगे यहाँ पे तो जे की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप डी का वैल्यू तो पता है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका आंसर मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। हम लोगों ने एनालिसिस में जो हमारा 4 टॉपिक्स थे, 4 पॉइंट, जिसमें से हम लोगों ने 3 पॉइंट को कवर कर लिए। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा है। दिया मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण। चलिए देखते हैं कि प्रतिरोध आघूर्ण होता क्या है। प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में समझ लीजिए कि जब किसी बीम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है, ठीक, किसी बीम है कोई बीम, उस पर एक्सटर्नल फोर्स जब कार्य करेगा, एक्सटर्नल फोर्स जब कार्य करेगा इस बीम पे, ठीक है, कार्य करने की बाहरी बल कार्य करता है, तो उसके कारण बीम में बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है, ठीक। 1 मिनट, कहाँ भूकंप आ रहा है इसमें, बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है, ठीक है। इस बेंडिंग मोमेंट का विरोध करने के लिए, बेंडिंग मोमेंट जो उसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से, ठीक है, कहाँ से, बीम के अंदर से इंटरनल, ठीक है, मोमेंट उत्पन्न होता है, जिससे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया है आपको। मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, जब इस पे बाहरी बल लगाया जाता है तो इसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस प्रतिबल के यानी कि जो बल, यानी कि इसमें बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है, तो इस बेंडिंग मोमेंट के विरोध में एक प्रतिबल उत्पन्न होता है अंदर से, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, और प्रतिरोध आघूर्ण आप उसमें भी पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे चलिए कुछ इसके पॉइंट है, इन पॉइंटों को समझ लीजिए। पॉइंट है एम आर यानी कि क्या, प्रतिरोध आघूर्ण, ठीक है, यही है। 1 मिनट, कहाँ गया जी, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से सेटअप कर दे रहा हूँ। प्रतिरोध एम आर बराबर क्या होगा, आपका प्रतिरोध आघूर्ण होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एम आर प्रतिरोध आघूर्ण होगा, यानी कि सेफ लिखा है यहाँ पे, एक यहाँ पे कुछ पॉइंट करके लिखा है, बीम सेफ इन कंडीशन, यानी कि किस कंडीशन में बीम सेफ रहेगी और किस कंडीशन में बीम फेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट, यहाँ पे कुछ शर्तें दिया गया है कि जब एम आर की वैल्यू, ठीक है,
बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू से अधिक होगी तब बीम क्या हो जाएगी, क्या होगी, बीम सेफ रहेगी। ठीक है, जब प्रतिरोध आघूर्ण की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट से अधिक होगी तो बीम आपकी क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। और जब क्या होगी, एम आर यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट यानी बीएम, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के बराबर होगी तब भी बीम आपकी किस कंडीशन में रहेगी, सेफ यानी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, और जब यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट फेल होने के कंडीशन क्या हो सकते हैं कि जब एम आर की वैल्यू कम हो जाएगी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू अधिक हो जाएगी। ठीक है, तब बीम क्या हो जाएगी, आपकी फेल हो जाएगी। कुछ कंडीशन और हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जो कि एक एक कंडीशन को, जो भी कंडीशन है हम सबको एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखिए कंप्रेसिव फोर्स यानी कि संपीड़न बल या टेंसाइल फोर्स यानी तनाव बल तथा लीवर आर्म बोले को उत्तोलक भुजा के गुणनफल को भी हम एमआरएनई प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से फार्मूला है एक छोटा सा, इससे भी आप याद कर सकते हो। यहाँ देखिए साफ लिखा है कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स संपीड़न बल, ठीक है, या टेंसाइल फोर्स, ठीक है, यहाँ देखो टेंसाइल फोर्स या तनाव बल तथा लीवर आर्म को आप जेड से प्रदर्शित करते हो, यहाँ पे भी लीवर आर्म है ये। ठीक है, उत्तोलक भुजा के गुणनफल को, ठीक है, क्या कहते हैं, एम आर कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेसिव टेंसाइल को जब आप उत्तोलक भुजा से गुणनफल करोगे जो वैल्यू प्राप्त होगी वही एम आर कहलाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, बहुत छोटा सा डिफिनेशन हो गया जी यहाँ तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे भी शर्तें दी गई हैं इनकम्प्रेसिव। इनकम्प्रेसिव जो रहेगा तो एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, CBC/2 डॉट बी एक्स, ठीक है, डॉट D-(x/3), यानी कि जेड की वैल्यू होती है तो D-(x/3). ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, CBC/2 डॉट बी डॉट एक्स। ठीक है, ये हमारे की वैल्यू हो जाएगी इन कंप्रेशन में। और इन टेंशन में क्या हो जाएगी, हमारे की वैल्यू सिग्मा ST डॉट AST और D-(x/3). ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा डिजाइन फार्मूला के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या है डिजाइन फार्मूला। एम आर बराबर क्या है, एम आर बराबर आपका दिया है सिग्मा CBC/2 डॉट BX डॉट D-(x/3). इसके बारे में हम लोग समझे हैं अभी ऊपर। ठीक, उसके बाद CBC/2 डॉट B डॉट, यहाँ पे x के स्थान पे KD प्रयोग कर सकते हैं, बस वही किया गया है। x के स्थान पे यहाँ पे देखो x है आपका, यहाँ पे KD प्रयोग कर दिया गया है, D-(x/3) है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग KD प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक लाइन आगे बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा CBC/2 डॉट B डॉट KD हो गया है। ठीक है, डी यहाँ पे देखो x के स्थान पे KD प्रयोग किया गया, सिग्मा CBC B KD, यहाँ पे डी से डी से यहाँ पे डी कॉमन कर लिया गया तो 1 - K/3 हो गया। तो यहाँ पे देखो d और d कितना हो जाएगा, D² हो जाएगा। ठीक है, k हो जाएगा। ठीक है, k और 1 - K/3, k और यहाँ पे a वाला k है और k 1 - 3, यहाँ पे BD बाकी है अभी। ठीक है, BD, तो यहाँ पे देखो सिग्मा CBC/2 और इसके साथ BD² लिखा गया है। ठीक है, तो k यहाँ देखिए k और 1 - K/3। ठीक है, इन सभी को, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको एक वैल्यू को R माना गया है। और यहाँ पे देखिए BD तो आपका था ही ऑलरेडी, यहाँ पे BD है तो BD को आपको कोई दिक्कत नहीं, BD तो रखा गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन R की वैल्यू K1 - 3 और सिग्मा CBC/2, ठीक है, इतने वैल्यू को हम लोग R मान लिए हैं। ये हमारा डिजाइन फार्मूला है। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हुआ हमारा चारों टॉपिक्स यहाँ पे, यानी कि पांचवा जो टॉपिक्स था आपका एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में 4 पॉइंट जो थे, चारों पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट और आखिरी टॉपिक्स शुरू होने जा रहा है। लास्ट और आखिरी टॉपिक्स क्या है हमारा, यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए। पांचवा टॉपिक से जो है हमारा छठवां टॉपिक से क्लासेस ऑफ RCC बीम, यानी कि RCC धरण की श्रेणियाँ। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग स्टडी कर ले कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए क्लासेस ऑफ RCC बीम यानी RCC धरण की श्रेणियाँ, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए RCC धरण की श्रेणियाँ, कितनी श्रेणियाँ होती है। अंडर रेनफोर्स्ड बीम बोले तो अल्प प्रबलित धरण, दूसरा है ओवर रेनफोर्स्ड बीम अति प्रबलित धरण, ठीक है, बैलेंस बीम यानी संतुलित धरण। ठीक है, ये होती है RCC धरण की श्रेणियाँ, यानी 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं धरण की। ठीक है, यहाँ पे चलिए समझते हैं कुछ, सर्व करता हूँ, समझिएगा अंडर रेनफोर्स्ड बीम यानी कि अल्प प्रबलित धरण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये क्या है अल्प प्रबलित धरण।
वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा कम होती है अंडर रेनफोर्समेंट बीम कहलाती है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बीम कहाँ पे, यानी कि देखो इसमें सीधा है कि रेनफोर्सेंट बीम अल्प मात्रा में, जैसे जिस बीम में स्टील की मात्रा, ठीक है, कम प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उसका यूज कम किया जाएगा जिस बीम में, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगी, अंडर रेनफोर्स्ड बीम, जिसे अल्प प्रबलित धरण कहा जाता है। कोई दिक्कत, डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा कम होती है अंडर रेनफोर्समेंट बीम कहलाती है। ठीक है, हम लोग ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ये सेक्शन है, मान लीजिए बीम हमेशा आपको टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी स्टील तो टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किया गया है इसको, यहाँ देख लीजिए इसको स्टील को टेंशन जोन में ही प्रोवाइड किया गया है। तो क्या है कि इस कंडीशन में, ठीक है, जिस कंडीशन में स्टील की वैल्यू टेंशन जोन में क्या होगी, कम प्रोवाइड की गई होगी, उसे हम अंडर रेनफोर्समेंट बीम कहते हैं। कुछ पॉइंट दिया गया, पॉइंट करके पॉइंट को समझ लेते हैं। पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, तो पॉइंट भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट क्या है हमारा, थोड़ा सा मैं जूम जूम इन करके और फिर जूम आउट करके मैं सेटअप करके आपको बताना चाहूँगा। देखिए लिखा है अंडर रेनफोर्सेड बीम में बीम पहले टेंशन में फेल होती है। ठीक है, इसमें अंडर रेनफोर्स में फोर्स बीम में बीम जो होती है पहले किस में फेल होती है, टेंशन में फेल होती है, क्योंकि स्टील जो होता है कंक्रीट से पहले अपनी प्रीमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है, कोई टीचर कोई भी पूछ सकते हैं कि अंडर रेनफोर्समेंट बीम में बीम पहले किस में फेल होती है, तो आपको बताना कि टेंशन में फेल होती है, क्योंकि स्टील जो होती है क्यों फेल होती है, तो क्योंकि स्टील जो होती है कंक्रीट से पहले अपनी प्रीमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेती है। ठीक है, मान लीजिए कि एफ ई 250 ग्रेड की स्टील है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जब आप निकालोगे सिग्मा एस टी, तो सिग्मा एस टी की वैल्यू आपका कितना आता है, सिग्मा एस टी की वैल्यू A140 यानी कि 140 आता है, और इसका कितना आता है, कंक्रीट का 5 आता है। ठीक है, M15 अगर जो मान लीजिए M15 ग्रेड की कंक्रीट का यूज किए हो तो 5 आ जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, तो जो 140 जो स्टील होगी ना, तो यह क्या कर लेगी, सबसे पहले ग्रहण कर लेगी उसकी। ठीक है, टेंशन जोन में जो स्टील होगी, ठीक है, उस सबसे पहले ग्रहण कर लेगी, जिसके कारण प्रीमियर स्टील ग्रहण कर लेता सबसे पहले, इसी कारण क्या हो जाएगा, टेंशन में बीम क्या हो जाती है, हमारी फेल हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट करके दिया है, अंडर रेनफोर्समेंट बीम में एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ए ऊपर होती है, और जिसकी, ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इसी यानी नीचे होती है, इसलिए एक्स ए की वैल्यू कम आती है तथा एंड एक्स सी की वैल्यू अधिक आती है। यहाँ देखिए दिया है एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, किससे, एक्स सी की वैल्यू। आखिर क्यों होती है, क्योंकि अंडर रेनफोर्समेंट बीम में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि ए यानी की वैल्यू ऊपर होती है। ठीक है, फिगर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए अब, एन ए की वैल्यू क्या होती है, ऊपर होती है, ए यानी कि यहाँ पे देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ऊपर है, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है चूंकि नीचे है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ऊपर होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्रिटिकल के नीचे होती है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, एक्स ए की वैल्यू जो की होती है, क्या होती है, एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, कम आती है, एंड एक्स सी की वैल्यू अधिक आती है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बीम की तरफ। यहाँ पे हमारा कई प्रकार के हमारे बीम है। बीम को आप देख लीजिए, दूसरा हमारा टाइप यानी धरन, हमारा दूसरा टाइप का धरन जो दिया है, इस पे देखिए ओवर रेनफोर्समेंट बीम यानी कि ओवर रेनफोर्समेंट फोर्स्ड बीम यानी अति प्रबलित धरन, क्या बोला जाएगा इसको, अति अति प्रबलित धरन। ठीक है, आप क्या बोलोगे, अति प्रबलित धरन। वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा अधिक होती है ओवर रेनफोर्समेंट बीम कहलाती है। जिसमें वह बीम जिसमें क्या होती है, रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा अधिक होती है, उसे ओवर रेनफोर्समेंट बीम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, CNA की वैल्यू ऊपर होती है, यानी कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ऊपर होती है, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू नीचे होती है, इसलिए XC, ठीक है, XC जो होती है, XC, ठीक है,
एक्स सी की वैल्यू कम होती है किससे, एक्स ए से, ठीक है। या आप ऐसे दर्शा सकते हो, एक्स ए की वैल्यू अधिक होती है किससे, एक्स सी से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी पॉइंट लिखा है ओवर एनफोर्समेंट बीम में, बीम पहले कंप्रेशन, यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें टेंशन में फेल होता है लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन में फेल होती है। क्योंकि क्यों होती है आखिर में, क्योंकि कंक्रीट स्टील में पहले अपनी प्रिज्मल स्ट्रेस ग्रहण कर लेती है। इसमें कंक्रीट जो होती है स्टील से पहले अपनी प्रिज्मल स्ट्रेस ग्रहण कर लेती है, जिसे हिंदी में अनुगेय प्रतिबल बोला जाता है। तो इसमें एक्स ए की वैल्यू अधिक होती है एक्स सी के, एक्स सी से। मैंने यहाँ से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी में हमारा तीसरा है, तीसरा जो हमारा धरण है, तीसरे धरण के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हमारा पूरा जो कि ये चैप्टर है हमारा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा है संतुलित धरण, यानी कि बैलेंस बीम, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा। वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जाती है बैलेंस बीम कहलाती है। यहाँ तक आपको समझ में आया। जिस बीम में रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जाती है उसे बैलेंस बीम कहते हैं, ठीक है। यह फिगर, इसका फिगर आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सी एन ए होता है और नीचे क्या होता है, ए एन ए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू बराबर होती है एक्स, यानी क्रिटिकल की वैल्यू बराबर होती है एक्चुअल के, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट करके दिया गया है। बैलेंस बीम में बीम टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में एक साथ फेल होती है, ठीक है। इस कंडीशन में जब बीम फेल होगी तो टेंशन में भी फेल होगी और कंप्रेशन में भी फेल होगी, दोनों में एक साथ फेल होगी, क्योंकि इसमें स्टील एंड कंक्रीट दोनों एक साथ प्रीमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होती है बीम, ठीक है, एक साथ टेंशन में भी फेल होती है और कंप्रेशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा जो भी चीज़ें आपको बताया गया है। एक्स की वैल्यू बराबर होती है एक्स सी की, ठीक है। क्योंकि आपको जितना भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप, ठीक है, फिर दोबारा देखिएगा। और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसके, ठीक है, जो टॉपिक नहीं समझ में आया मतलब आएगा आपको, ठीक है, उस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है यार दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये आपको एक नोट की भांति आपको दिया गया है, यानी कि नोट की तरह है, तो यानी कि इसको आप चाहो तो नोट्स में उतार सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल छाँट छाँट मतलब छाँट करके लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा।